नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने परिवार सीयूईटी इंडिया में। तो साथियों, आज हम अपने सेकेंड यूनिट का एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए, पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी कि जनसंख्या संगठन की बात हो रही है। ये अभी हम अपना सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं पीपल, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए, पॉपुलेशन क्या होता है ये चीज़ें हमने समझ ली थी कि पॉपुलेशन के बारे में जो भी डिटेल चीज़ें होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, डेंसिटी क्या थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या थे, उनके वर्किंग क्या थे, तो हमने लगभग सारी चीज़ें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कहीं पे जो पॉपुलेशन रहते हैं उनको किन किन आधार पे बांटा जा सकता है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब ही वही होता है कि जैसे कि आप समझिए कि कोई भी अगर देश है, कहीं कोई भी स्थान आप लेकर चलेंगे जहाँ पे कि लोगों की भीड़ रहती है, तो उस भीड़ में आप देखेंगे कि कई प्रकार के लोग मौजूद होते हैं। कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि 10 से 15 वर्ष के होते हैं, कुछ मौजूद आपको मिलेंगे जो कि 16 से लेकर 50 साल तक के होते हैं, कुछ 50 से 51 से लेकर के 80 वर्ष तक होते हैं। तो कुछ एज ग्रुप वाइज भी देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, उसके मतलब उसमें हम जेंडर के बेस पे भी देखते हैं और उनके कार्य के आधार पे भी हम देखते हैं कि कौन सा पीपल जो है वो किस प्रकार के कार्य में लगा हुआ है। अगर वो खेती कर रहा है तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है, अगर वो किसी इंडस्ट्रीज़ में है, किसी मैन्युफैक्चर एक्टिविटीज़ में है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में है तो वो टर्सरी एक्टिविटीज़ में आता है, अगर वो डॉक्टर वगैरह है तो वो क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमने मतलब पॉपुलेशन में जो पीपल हैं उनको कई बेस पे बांट दिया गया है। यहाँ पे आज हम उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। एक देखिए, आप देखेंगे लैंग्वेज के आधार पे भी लोगों को बांटा गया है कि कहीं के लोग भोजपुरी बोलते हैं, कहीं के लोग उड़िया बोलते हैं, कहीं के हिंदी, कहीं के कन्नड़, कहीं के मराठी, कहीं के गुजराती, कहीं के मतलब इंग्लिश, तो उर्दू, हर प्रकार के लैंग्वेज वाले भी लोग देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे यही। देखिए, अगर हमारा देश है तो हमारे देश में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उसी प्रकार से अगर ये पूरी पृथ्वी है तो पृथ्वी पे भी कई प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। तो वही बात हो रही है कि हमने देखा है कि जो लोग होते हैं उनमें कई प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, मतलब कि पूरी दुनिया में विविध प्रकार के लोग पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। तो आज उन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मैनी रिस्पेक्ट। यहाँ पे कंट्री के रिस्पेक्ट में दिया गया है, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की भी बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भी जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, वो कई आधारों पे बांटे गए हैं। कहीं पे के लोग काले होते हैं, कहीं के लोग गोरे होते हैं, तो कलर के आधार पे भी है, रिलीजन के आधार पे भी है, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, तो इनके बेस पे भी बांटा गया है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे है कि किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। तो बात एकदम सत्य है कि कोई भी देश है तो वहाँ पे कई प्रकार के आप को लोग मिल जाएंगे देखने को। कोई है जो कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है, कोई है जो हिंदी बहुत अच्छी बोलता है, कोई हिंदू धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है। तो आज ओवरऑल बात की जाएगी पॉपुलेशन कंपोजिशन की, यानी कि जनसंख्या में किन किन प्रकार के लोग रहते हैं, उन्हें किन किन आधार पर बांटा जा सकता है और वो जो बांटने का आधार है उसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों उनको मतलब उस प्रक्रिया में बांटा गया, क्यों आखिर उन्हें मतलब उस तरीके से बांटा गया, इससे फायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या है। तो आज ओवरऑल हर चीज पे चर्चा की जाएगी। तो अभी तक हमने देखा कि कोई भी देश है, कोई भी रीजन है या पूरी पृथ्वी की ही बात क्यों न कर ली जाए, तो वहां पे विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन आल्सो नोन एज डेमोग्राफिक structure refers to measurable characteristic of population which are helpful in distinguishing one group people from other। यानी कि जनसंख्या संगठन जो होता है, इसको हम पॉपुलेशन का जो स्टडी है उसको मेजर करने के लिए, उसको और अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपको इंडिया की पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो आप इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में कैसे स्टडी करेंगे, उनके बारे में क्या स्टडी करेंगे। पहले तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं। उसके बाद हम अब इसमें जाएंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन का जो पहला ही टॉपिक उठा के देखेंगे तो सेक्स कंपोजिशन के आधार पर बांटेंगे, यानी कि देखेंगे कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष है, फिर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बांटेंगे। तो ये सब क्या दिखा रहा है, ये सब रिलेट कर रहा है कि आपको जो डेमोग्राफिक है उसको स्टडी करने में उसको और हेल्पफुल मिलेगी किससे, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में अगर आप जानते हैं तो। देखिए, जनसंख्या संगठन, जिसे जनसांख्यिकी संरचना के रूप में भी जाना जाता है, और जनसंख्या की मापनी विशेषता है जो लोगों के एक समूह को दूसरे
से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर कोई समूह है, अगर आप देखेंगे हम इससे अगर किसी पीपल को बांटना है तो हम कैसे बांटेंगे, हम उनको बांटेंगे कि किसी, अगर हमारे उनकी आयु के आधार पर बांट रहे हैं कि 10 से 15 वर्षों वाले के जो आयु के लोग हैं वो एक तरफ हो जाए, 15 से लेकर 21 वर्षों के आयु वाले के लोग तो एक तरफ हो जाए। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो ये भी बांट मतलब कि लोगों को एक समूह से दूसरे समूह में बांटने में यानी कि अलग करने में भी मदद करता है। अब देखिए कौन कौन से जो मेजर कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के, उसके बारे में अब बात की जाएगी। तो कौन कौन से कंपोनेंट है, देखिए कंपोनेंट का मतलब कि घटक, यानी कि जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण घटक क्या क्या, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि पॉपुलेशन कंपोजिशन को मतलब बताती है, जैसे दर्शा रही है कि ये चीजें पॉपुलेशन कंपोजिशन में एक इस ग्रुप में भी लोगों को बांटा जा सकता है। तो पहला दिया है एज, यानी कि हम लोगों को आयु के आधार पे भी बांट सकते हैं। तो आयु कौन कौन सा लिया गया है, एक तो देखिए लिया गया है 0 से लेकर आपको दिया जाता है 13 ईयर तक, 12 साल तक, जिसे कि हम इसे बालावस्था कहते हैं या इसे चाइल्ड पीरियड भी कहा जाता है। इसके बाद टीनेज एज ग्रुप आता है जो कि 13 से लेकर 19 होता है। तो ये टीनेज वाला जो एज ग्रुप है, तो ये देखिए ये कोई फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस क्राइटेरिया में बांटना चाहते हैं। अगर आप एज को भी बांटना चाहते हैं तो वो आप किस संदर्भ में लेना चाहते हैं। हो सकता है आप 0 से 6 तक लेकर देखना चाहते हैं, जो एकदम जो भी स्कूल भी नहीं जाते हैं आप उनको लेकर देखना चाहते हो। क्या हो सकता है 0 से 12 यानी कि जो बच्चे से अभी मतलब युवा में आ रहे हैं, मतलब अभी बालावस्था ही चल रहा है उनको। फिर 13 से 19 में क्या होता है कि ये इसे यौनावस्था कहते हैं, यानी कि टीनेज वाला एज ग्रुप जो चलता है। तो ये सारी चीजें मतलब एज ग्रुप में आप एक तो लोगों को बांट सकते हैं कि उनके आयु के आधार पर कि कितने लोग जवान हैं, कितने युवा हैं, कितने लोग बुजुर्ग हैं, कितने वृद्ध हैं, और हो सकता है कि आप बांट सकते हैं कितने लोग वहाँ पे बच्चे हैं। तो कई सारा एज ग्रुप के आधार पे आप बांट सकते हैं। तो पहली चीज तो रही एज। दूसरा आप ले सकते हैं सेक्स। सेक्स यानी कि लिंग, आप लोगों को उनके लिंग के आधार पे भी बांट सकते हैं। यानी कि यहाँ की मेन बात हो रही है जेंडर की। देखिए लिंग का मतलब यहाँ पे आप जेंडर से देखिए 2 प्रकार के जेंडर होते हैं, मेनली 2 प्रकार के अभी तक होते हैं। अब तो ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड कर दिया गया है, बट अभी आपके बुक में जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक होता है आपका मेल, दूसरा है फीमेल। एक तीसरा भी है जो है ट्रांसजेंडर। तो इन या आप तो देखिए, या तो अब जो भी आप जहाँ का पीपल देख रहे हैं, जहाँ के लोग देख रहे हैं, उन लोगों को आप देख सकते हैं कि कितने मेल हैं कितने फीमेल है। तो उनको मेल और फीमेल के ग्रुप में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो एक कंपोजिशन आपका क्या हो गया, एक कंपोनेंट आपका हो गया सेक्स। और उसके बाद आप देख सकते हैं लिटरेसी, यानी कि साक्षरता। लिटरेसी का मतलब होता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और देखिए लिटरेसी का, लिटरेट लोग किसे कहते हैं, लिटरेट लोग वो होते हैं जो कि किसी भी चीज को लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उसे लिटरेट कहते हैं। यानी कि अब इसकी एक एज ग्रुप भी बांटी गई है कि 6 वर्ष के आयु से ऊपर वाले लोग जो कि लिख और पढ़ सकते हैं उन्हें लिटरेट कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में, अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप देखेंगे कि भारत में कितने लोग लिटरेट हैं। तो आप एक बार एक तरफ देख सकते हैं कितने इनलिटरेट है, कितने लिटरेट है। तो इलिटरेट और लिटरेट का भी एक ग्रुप बनाकर आप लोगों को वहाँ पे बांट सकते हैं, एक अलग सा ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं प्लेस ऑफ रेसिडेंस। प्लेस ऑफ रेसिडेंस का मतलब है यहाँ पे कि लोगों का रहवास, यानी कि देखिए निवास स्थान, आखिर वो शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। तो शहरी यानी कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पे भी लोगों को बांटा जा सकता है। तीसरी चीज आपकी यहाँ पे है ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय। अब उनके कार्य करने के आधार पे भी लोगों को बांट सकते हैं कि वो कौन किस प्रकार के कार्य करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। जैसे कि आप समझिए कि अगर वो कृषि का कार्य कर रहे हैं तो एक लोग आप एक ग्रुप बना लीजिए कि कृषि के कार्य करने वाले एक साइड हो जाए। एक अलग ग्रुप बना लीजिए कि जो पशु चरवाहा है उनका एक अलग ग्रुप हो जाए। एक आप ग्रुप बना लीजिए जो गवर्नमेंट जॉब में है उनका एक अलग ग्रुप हो जाए। तो आप मतलब कई सारे ग्रुप बना सकते हैं। हो सकता है आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज के आधार पर भी बांटना चाहें, या हो सकता है आप गवर्नमेंट सेक्टर में बांटना चाहें तो आप देखिए ये ऐसे बांट सकते हैं कि रेलवेज में कितने लोग हैं, और
पुलिस में कितने लोग हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन किन चीज़ों पे बांटना चाहते हैं। तो एक आप जो अगला देख रहे हैं वो व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन के आधार पे भी लोगों को बांट सकते हैं। तो जो पांचवा कंपोनेंट्स आपका हुआ पॉपुलेशन कंपोजिशन का वो होता है ऑक्यूपेशन। छठा आपका देखिए यहाँ पे है एजुकेशन, या तो आई थिंक कुछ देखिए आपका यहाँ पे छठा है जो एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है। तो शिक्षा की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे आपने देखा लिटरेट साक्षरता, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ पे तो उसकी बात है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा की बात हो रही है। देखिए लिटरेट का मतलब होता है कि 6 वर्ष के ऊपर के लोग जो कि पढ़ और लिख सकते हैं वो लिटरेट होते हैं। और शिक्षा का यहाँ पे मतलब है कि उन्हें पढ़ाया लिखाया तो क्या, यानी कि वो शिक्षा लेने अभी जा रहे हैं। तो शिक्षा का बेस यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे कि आप देखिए इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि कितने लोग स्कूल में अभी एजुकेशन ले रहे हैं, कितने लोग कॉलेज में एजुकेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है एजुकेशन की, यानी कि कितने लोग किस टाइप्स किस एजुकेशन में अभी तक शामिल हैं। तो यहाँ पे एक आप एजुकेशन के बेस पे भी लोगों को बांट सकते हैं। उसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा, यानी कि किसी की उम्र कितने ज्यादा दिन तक वो मतलब जीवित रह सकता है, इसके आधार पे भी बांट सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि मेडिकल फैसिलिटी मतलब मेडिकल के आधार पे भी लोगों को यहाँ पे बांट सकते हैं। जैसे कि किसकी आयु कितने दिन तक है। अगर आप एज कंपेयरली देखेंगे तो क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं वो मेल की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा वर्ष तक जीवित रहती हैं एज कंपेयर टू मेल। फीमेल जो होती है वो थोड़े समय तक ज़्यादा तक जीवित रहती है। तो आप यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा के आधार पर भी लोगों को बांट सकते हैं। अब हमें जो हमारे सिलेबस में है वो हमें अभी सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ें ही पढ़नी है। एक तो देखिए आपकी होती है यहाँ पे जो पढ़ना है आपका सेक्स, यानी कि एक हम लिंग के आधार पे बात करेंगे, और एक बात करेंगे हम यहाँ पे रूरल अर्बन कंपोजिशन, इसमें अभी नहीं है एक, यानी कि अच्छा ये रहा ना प्लेस ऑफ रेसिडेंस। प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी कि इसमें हम बात करेंगे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बात करेंगे, ठीक है। तो एक हमें यहाँ पे देखिए हमारे सिलेबस में एक सेक्स पढ़ना है और एक पढ़ना है प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी कि रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो 2 चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। आइए थोड़ा सा देखिए कि जो सेक्स कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। देखिए सेक्स कंपोजिशन का मतलब है कि कितने महिला हैं कितने पुरुष हैं। जो महिला और पुरुष का अनुपात होता है उसे कहते हैं सेक्स रेशियो। और बेसिकली सेक्स कंपोजिशन क्या होता है कि स्टडी ऑफ सेक्स रेशियो ही सेक्स कंपोजिशन कहा जाता है। यानी कि किसी देश में या किसी रीजन में या पूरे दुनिया में अगर हम किसी भी एक रीजन की बात कर लें, कितनी महिला और कितने पुरुष रहते हैं उनके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, सेक्स कंपोजिशन। और सेक्स कंपोजिशन बेसिकली हम जानते हैं किससे, सेक्स रेशियो से जानते हैं। तो सेक्स रेशियो क्या होती है इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए सेक्स कंपोजिशन इज स्टडी विद द हेल्प ऑफ सेक्स रेशियो, यानी कि लिंग संगठन का अध्ययन लिंगानुपात की मदद से किया जाता है। यानी कि जो सेक्स कंपोजिशन होता है ये सेक्स रेशियो के आधार पे ही इसको हम और अधिक नॉलेज इसके बारे में जान सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो जो होता है वो बेसिकली बस इतनी सी चीज है कि किसी भी रीजन में या किसी पार्टिकुलर रीजन में जो लोग जो पुरुष और महिला हैं उनका अनुपात क्या है। यानी कि अगर आप भारत देश की बात लेकर चलें तो भारत में जितने लोग रहते हैं तो आप उसमें मान सकते हैं कि कितने महिला कितने पुरुष है उनका अनुपात क्या है। तो उसी को कहते हैं सेक्स रेशियो, यानी कि लिंगानुपात पुरुष और महिलाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। पहली चीज तो ये हो गई कि जो देखिए सेक्स रेशियो होता है ये आखिर इसकी जरूरत क्या है, मतलब आखिर हम सेक्स रेशियो पढ़ते क्यों हैं। तो सेक्स रेशियो की सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि ये जो होता है ना ये बताता है कि किसी मतलब किसी रीजन में कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं या कितनी महिलाओं पर कितने पुरुष हैं। और इससे क्या होता है, इससे हम पता कर सकते हैं कि उस प्रॉपर एरिया में उस प्रॉपर रीजन में महिलाओं की स्थिति क्या है या पुरुषों की स्थिति क्या है। अगर महिलाएं वहां पे ज़्यादा हैं इसका मतलब है कि वहां पे महिलाओं की स्थिति अच्छी है, यानी कि वहां पे महिला अच्छे से डोमिनेंस कर रही हैं। लेकिन अगर वहां पे महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है इसका मतलब वहां पे महिलाओं का जो स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। उन पर हो सकता है उत्पीड़न किया जा रहा हो या भ्रूण हत्या की जा रही हो। भ्रूण हत्या का मतलब होता है कि जब पेट में ही बच्चा को मार दिया जाता है उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। या हो सकता है कि मतलब वहाँ पे जो होता है ना ओवरऑल ये देखा जाता है कि जो महिलाओं की स्थिति है वो अच्छी नहीं है अगर कहीं का लिंगानुपात अगर अच्छा नहीं है तो। दूसरी चीज क्या है कि
द रेशियो, यहाँ पे देखिए, देखिए द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यही चीज़ मैंने बताई कि सेक्स रेशियो क्या आता है कि किसी भी रीजन में जो या किसी भी जनसंख्या का जो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है उसी को कहते हैं सेक्स रेशियो। अब क्या होता है कि इन सम कंट्री, यानी कि कुछ देशों में क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं और कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि 1000 महिलाओं पे कितने पुरुष हैं। मेनली हमारे भारत में क्या है कि हम पुरुषों की तुलना में देखते हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। लेकिन कुछ देशों में क्या होता है कि देखा जाता है कि 1000 महिलाओं पे या 100 महिलाओं पे कितने पुरुष हैं, यानी कि कुछ देशों में पुरुषों की तुलना में देखा जाता है और कुछ देशों में क्या होता है कि महिलाओं की तुलना में देखा जाता है। तो देखिए कुछ देशों में यह प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जिन देशों में क्या होता है कि मतलब महिलाओं के सापेक्ष में, यानी कि महिलाओं की रिस्पेक्ट में पुरुषों की तुलना देखी जाती है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए सेक्स रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका बेसिक सा फार्मूला है कि अगर आप पुरुषों की कंपेयर में देख रहे हैं तो वहाँ पे जो पुरुष रहेंगे उनको आप डिवाइड करेंगे, यानी कि उससे आप डिवाइड करेंगे, और जो फीमेल रहेंगी वो आपका डिवाइड होंगी। यानी कि देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मेल की, यानी सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करें फीमेल की, यानी कि फीमेल के कंपेयर में हम यहाँ पे देखेंगे कि जनसंख्या सेक्स रेशियो क्या है। तो अगर फीमेल के कंपेयर में आप बात करेंगे कि सेक्स रेशियो क्या है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि वहाँ के मेल की जो पॉपुलेशन है उसको फीमेल की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई। देखिए अगर आपको उसको 100 के सापेक्ष में देखना तो आप उसको 100 से करेंगे, अगर आपको 1000 के लोगों पे देखना तो आप उसको 1000 के लोगों पे करेंगे। देखिए इन इंडिया में क्या होता है कि जो हम सेक्स रेशियो देखते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम पुरुषों की कंपेयर में देखते हैं, यानी कि देखते हैं कि पुरुष की कंपेयर में कितनी महिलाएं रहती हैं, यानी कि अगर 1000 पुरुष हैं तो कितनी महिलाएं रहती हैं। लेकिन अगर हम कुछ देशों की और बात करें, यानी कि भारत को छोड़कर जो यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री है उनमें ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पर देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या पर पुरुषों की संख्या क्या है। यानी कि हम क्या करते हैं वेस्टर्न कंट्री में या यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि देखते हैं कि अगर 1000 महिलाएं हैं तो इनके ऊपर कितने पुरुष आएंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए फीमेल होती हैं, और इंडिया में क्या होता है कि देखते हैं कि 1000 अगर मेल हैं तो कितनी फीमेल हैं। इंडिया में जस्ट उल्टा होता है और कंट्री के कंपेयर में, यानी कि इंडिया में हम क्या देखते हैं कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, और वहीं कुछ देशों में क्या होता है कि 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं। देखिए द सेक्स रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ कंट्री, यानी कि जो लिंग अनुपात है ये क्या बताता है, ये किसी भी देश का या किसी रीजन का जो वुमेन का स्टेटस है उसको बताता है कि वहाँ की जो वुमेन की स्थिति है, जो स्टेटस है वो कैसा है, वो बड़ी अच्छी है या खराब है। अगर देखिए कहीं पे क्या होता है कि अगर कहीं पे वुमेन का जो सेक्स रेशियो है वो ठीक है, यानी कि सेक्स रेशियो अच्छा है, यानी कि वुमेन की संख्या ठीक ठाक है, यानी कि मान के चलिए कि 1000 अगर फीमेल हैं तो मेल भी 1000 है या 1000 से कम ही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फीमेल की जो स्टेटस है वो मेनली अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कहीं पे फीमेल मेल के कंपेयर में कम है तो वहाँ पे फीमेल का स्टेटस जो होता है वो खराब माना जाता है, यानी कि बैड माना जाता है, उसे लो कहता है, ठीक है। तो देखिए लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देती है। एन अनफेवरेबल सेक्स रेशियो इज इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर कहीं का जनसंख्या जो है मतलब लिंगानुपात, कहीं का जो लिंगानुपात है सेक्स रेशियो है, अगर वो अनफेवरेबल है यानी कि जो प्रतिकूल है, यानी कि वो महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है, यानी कि महिलाएं वहाँ पे कम है, तो वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि वहाँ पे
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि लैंगिक भेदभाव देखने को वहाँ पे मिलती है। यानी कि वहाँ पे जो महिलाओं का स्टेटस है वो पुरुषों की तुलना में अच्छा नहीं है। वहाँ पे महिलाएं जो है उनकी स्थिति सही नहीं है। पुरुष वहाँ पे डोमिनेंस कर रहे हैं, यानी कि पुरुष वहाँ पे महिलाओं को उठने नहीं दे रहे हैं, यानी कि पुरुष वहाँ पे महिलाओं के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ से निकल के आती है अगर कहीं की जो सेक्स रेशियो है वो अच्छी नहीं है तो। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल लेकर हम सेक्स रेशियो को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर prevalent. One of the reason could be lower socio-economic status of women in this area. यानी कि इन क्षेत्रों में भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना है। यानी कि अगर आप समझिए कि कहीं की सेक्स रेशियो अच्छी नहीं है, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है, तो ये इस बात को इंगित करता है, यानी कि इस बात को दर्शा रहा है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको उन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या देखने को मिलती है। स्त्री भ्रूण हत्या का मतलब होता है कि पेट में ही बच्चियों को मार देना। यानी कि अगर आपको पता चल जाता है कि इस महिला के द्वारा जो है वो फीमेल आने वाली है, यानी कि जो है वो एक छोटी बच्ची आने वाली है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है, तो उसे कहते हैं भ्रूण हत्या। या स्त्री शिशु हत्या का मतलब होता है कि मतलब बच्ची पैदा हो गई, कोई लड़की है, लेकिन उसकी शिशु अवस्था में ही उसको मार दिया जाता है। और या तो हो सकता है कि घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित हो, यानी कि घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित होने का मतलब कि महिलाओं के ऊपर मतलब उनके ऊपर अच्छा बर्ताव न किया जा रहा हो, यानी कि महिलाओं के ऊपर एक गलत व्यवहार किया जा रहा हो। तो इससे भी क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं वो आत्महत्या वगैरह भी करती हैं। या कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि दहेज के लिए भी फीमेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत कुछ किया जाता है, उन्हें जला भी दिया जाता है, या कभी कभी फीमेल भी आत्महत्या कर लेती है, उन्हें इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो मतलब अगर आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर कहीं पे जो सेक्स रेशियो है वो खराब है, यानी कि फीमेल कंपेयर में कम है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो फीमेल की बर्थ लेने की चांस है वो मेल के कंपेयर में कम नहीं होती है। दोनों फीमेल और मेल का जो सेक्स रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितना चांसेस एक बॉय का पैदा होने होती है उतना ही एक छोटी बच्ची मतलब एक गर्ल्स का भी उतना ही चांस होता है पैदा होने की, बर्थ लेने की। तो उस कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो मेल और फीमेल सब जगह इक्वल होने चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें घटना देखने को मिल रही है। कौन कौन सी घटना, यानी कि वहाँ पे आपको फोर्टिसाइड या फीमेल इन्फेंटिसाइड या डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटना देखने को मिल रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उस देश का मतलब कहते हैं ना कि देखिए अगर किसी भी देश का डेवलप्ड होना है ना, तो कोई देश तभी डेवलप्ड कर सकता है जब वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अपनी अहम भूमिका निभा रहे हो। लेकिन अगर आप फीमेल को उठने ही न दे रहे हो, उन्हें जन्म लेने ही न दे, उन्हें बाल अवस्था में ही मार दे रहे हैं, तो उस देश का विकास भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग देखिए समझदारी से काम लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मत करिएगा और कोशिश करिए कि मतलब जो सेक्स रेशियो है वो थोड़ा अच्छा हो सके। देखिए मोर वुमेन इन अ पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव बेटर स्टेटस। इट कुड बी दैट द मेन माइट हैव माइग्रेट अदर एरिया टू एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे अगली बात कही जा रही है कि अगर किसी क्षेत्र में जो महिलाओं की संख्या है अगर वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये महिलाओं की स्थिति को अच्छा दिखा रहा हो। यानी कि अगर किसी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महिलाओं की संख्या अच्छी हो, पुरुषों की संख्या थोड़ी कम हो या मतलब महिलाओं के ही बराबर हो, तो इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि मतलब वहाँ पे महिलाओं की जो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छी हो सकता है कि वहाँ के पुरुष एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के लिए अपना जगह छोड़कर किसी और जगह जाकर कार्य कर रहे हो, तो वहाँ पे फीमेल ही बचेंगी। तो वहाँ पे जब मतलब जो जनगणना होती है जब उस टाइम आया हो तो वहाँ पे फीमेल ही मिली हो। तो ऐसे हालातों में भी क्या होता है कि मतलब चीज़ें तो वही रहती है, लेकिन जो मेल होते हैं वो काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सेक्स रेशियो वहाँ पे थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि मतलब वहाँ की जो वुमेन है उनका जो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए,
थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम मतलब एग्जाम की पॉइंट व्यू से। तो उन सब चीज़ों को आप देखिए। पहला क्या है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर फीमेल्स, यानी कि जो विश्व का जो सेक्स रेशियो है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, 100 मतलब 100 महिलाओं पर 102 पुरुष है। यानी कि पूरे वर्ल्ड की अभी क्या स्थिति है, पूरे वर्ल्ड में अगर 100 महिलाएं हैं तो उन पर 102 पुरुष हैं, ऐसा आप समझिए। ऐसा समझना नहीं, ये फैक्ट है। यानी कि ये चीज़ें अगर आपके एग्जाम में आई तो ये आपको करना है। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया में 100 महिलाएं ही सिर्फ है तो वहाँ पे 102 मेल हैं। दूसरा चीज क्या कह रहा है, दूसरा जो पॉइंट है वो है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। देखिए, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज बीन रिकॉर्डेड इन लातविया वेयर देयर आर 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। यानी कि जो अगली लाइन है वो बता रही है कि जो सबसे अच्छा सेक्स रेशियो है, यानी कि देखिए लिखा है ना द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कि सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो किस देश का है, पूरे दुनिया में वो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो अगर कहीं का है तो वो है लातविया का। लातविया एक बाल्टिक कंट्री है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले आप इस लाइन को देख लीजिए। तो लातविया का जो सेक्स रेशियो है उस दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि वहां पे 85 पुरुषों पर 100 महिलाएं रहती है। यानी कि अगर वहां पे 100 महिलाएं रह रही हैं तो सिर्फ 85 पुरुष ही हैं। यानी कि पुरुषों की संख्या वहां पे कम है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। वो कौन सा देश है, तो वो देश है आपका लातविया। लातविया एक बाल्टिक कंट्री है। बाल्टिक कंट्री में देखिए 3 कंट्री मोस्टली आते हैं। पहला तो आपका एस्टोनिया है, दूसरा लातविया है और तीसरा लिथुआनिया। यानी कि लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये 3 कंट्री आपकी बाल्टिक कंट्री में है। ये आपका यूरोपियन कंट्री है। अगर जब आप ना मैप में देखेंगे, जो पोलर रीजन का एरिया देखेंगे तो वहां पे आपको बाल्टिक कंट्री देखने को मिल जाती है। बाल्टिक एक सी है, उस सी के किनारे ये 3 कंट्री बसे हैं। उस सी के किनारे और भी कंट्री है, लेकिन बाल्टिक कंट्री इन्हीं 3 देशों को माना जाता है। और ये कौन कौन से 3 कंट्री है, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। तो इन 3 देशों को आप याद रखिएगा। हालांकि ये एग्जाम में आपके आने का चांस नहीं है, बट ये जो लाइन है इसको याद रखिएगा कि लातविया कंट्री जो है, लातविया कंट्री का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छा है। इसके बाद क्या है कि जो सबसे कम, अब सबसे ज्यादा की बात हमने देख ली तो सबसे कम भी कहीं का होगा, तो सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम आते हैं हम अपने एशिया में। एशिया वाले मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी फीमेल का जो रोल है ना वो मतलब यहाँ फीमेल का स्टेटस थोड़ा अच्छा नहीं है। तो एशिया में एक कंट्री है यूएई, यानी कि यूनाइटेड एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे क्या है कि फीमेल की संख्या बहुत ही कम है और मेल की संख्या बहुत ज़्यादा है यूएई में। यानी कि जिसे आप दुबई भी कहते हैं या संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल हैं 100 फीमेल पर 311 मेल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सोच रहे हैं आप कितनी ज़्यादा, यानी कि सीधे अगर आप देखेंगे तो एक महिला है तो एक महिला के ऊपर 3 पुरुष हैं। यानी कि पुरुषों की संख्या सीधे ट्रिपल है यहाँ पे महिलाओं के कंपेयर में। देखिए, द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज बीन रिकॉर्डेड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि यूएई, वेयर देयर आर 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या है कि सबसे ज़्यादा आपका फीमेल्स, सबसे ज़्यादा आपके मेल्स हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। यहाँ पे सिर्फ 100 फीमेल्स रहती हैं और 311 मेल्स है, और वो कंट्री है यूएई। और कहीं कहीं पे आपको ये यूएई के अलावा सऊदी अरब भी देखने को मिल जाता है। तो एनसीईआरटी की ही मैंने 2 किताबें देखी, दोनों अलग अलग एडिशन की थी। एक किताब में आपको सऊदी अरब देखने को मिला था और एक किताब में आपको जो मिला था वो था यूएई। तो जो लेटेस्ट बुक थी उसका मैंने डेटा उठा के रखा है यहाँ पे। तो लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग यूएई जो है वहाँ का जो सेक्स रेशियो है सबसे गंदा, सबसे निम्न में है। यानी कि यहाँ पे 100 महिलाओं पर 311 पुरुष हैं। तो अभी तक आप यूएई को मान के चलिएगा कि यूएई जो है यहाँ का जो सेक्स रेशियो है सबसे निम्न है, सबसे खराब है, सबसे गंदा है। और अगर यूएई ऑप्शन में नहीं है तो आप अरब कंट्री का ही एक कंट्री है जिसे आप सऊदी अरब जानते होंगे, तो सऊदी अरब आप लगा के देखेंगे अगर ऑप्शन में है तो। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो आप देखिएगा कि जो अरब वाला जी कंट्री ही कोई ना कोई वहाँ पे दिया होगा। अरब कंट्री के हालात ज़्यादा ही खराब है सेक्स रेशियो के मामले में, तो अरब कंट्री ही सबसे नीचे है। फिलहाल आप याद रखिएगा कि यूएई का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे खराब है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल इन 139 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। यानी कि जो
यूनाइटेड स्टेट है, यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो देशों की मान्यता प्राप्त है उन सारे देशों में 139 देशों में जो सेक्स रेशियो है वो अच्छा माना गया है, यानी कि वहाँ पे महिलाओं की संख्या अच्छी है एज कंपेयर टू मेल, यानी कि मेल वहाँ पे कम है, फीमेल ज़्यादा है। लेकिन 72 ऐसे देश हैं, यानी कि 72 ऐसे कंट्री है जहाँ पे मेल की संख्या ज़्यादा है और फीमेल कम है। फिर भी पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो मेल ज़्यादा हैं और फीमेल कम है। ऐसा इसलिए है कि ये जो 72 कंट्री है यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है ये बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, यानी कि महिलाओं की संख्या यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है। और इसमें भी ज़्यादातर कंट्रीज आपके एशिया के ही आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद फिर आपको एशिया के अलावा आपको अफ्रीका के कंट्री देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद है एंड अनफेवरेबल फॉर देम इन द रिमेनिंग 72 कंट्रीज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके लिए प्रतिकूल है। यानी कि 139 देशों में सेक्स रेशियो अच्छी है और 72 देशों में सेक्स रेशियो खराब है, यूनाइटेड नेशन द्वारा जो भी कंट्री को अभी तक मान्यता दी गई है। इसके बाद है एशिया हैज़ लो सेक्स रेशियो। देखिए अब हम बात करें कि एशिया में सेक्स रेशियो जो है ये सबसे खराब है, लो सेक्स रेशियो। कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव लोअर सेक्स रेशियो, यानी कि चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो है सेक्स रेशियो वो और भी ज़्यादा निम्न है, यानी कि एशिया में तो कम है ही, एशिया के कंपेयर में अगर ओवरऑल एशिया की बात करें तो उनमें भी चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सेक्स रेशियो है वो और भी खराब है। और आप देखिए चाइना और इंडिया यानी कि वर्ल्ड के जो सबसे 2 पॉपुलस कंट्री है उनकी सेक्स रेशियो अगर खराब है तो इससे पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लगभग 8 बिलियन पॉपुलेशन होने वाला है, तो 8 बिलियन में लगभग 3 बिलियन के आसपास की पॉपुलेशन, यानी कि नहीं 3 बिलियन तो 2.5 बिलियन के आसपास की तो सिर्फ चाइना और इंडिया के पास ही है। देखिए एशिया में लिंग अनुपात निम्न है, चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है। On the other extreme is a greater part of Europe including Russia where males are minority, यानी कि बात करिए कि और भी जो देश हैं, यूरोप के जो और भी देश हैं और रसिया को इंक्लूड करते हुए, यानी कि रसिया के साथ लेते हुए रसिया भी और यूरोप की जो और भी देश है वहाँ पे क्या है कि वहाँ का सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है, यानी कि वहाँ पे जो मेल है वो माइनॉरिटी में है और फीमेल वहाँ पे जो है वो मेजॉरिटी में, यानी कि फीमेल की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। कहाँ पे? जो यूरोप के और भी देश हैं या तो रसिया वाला जो कंट्री है, तो रसिया भी एक पॉपुलेशन में 10वें नंबर 10वें नंबर पर था, हमने देखा था, तो रसिया भी एक डिपेंड करता है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के सेक्स रेशियो में एक अहम भूमिका निभाता है। लिखा है दूसरी ओर यूरोप के एक बड़े भूभाग में रूस सहित पुरुष अल्पसंख्यक में है, यानी कि अल्प संख्या में है पुरुष, जो यूरोप के देश है और जो रसिया वाला देश है वहाँ पे जो पुरुषों की संख्या है वो कम है, किनके कंपेयर में? महिलाओं के कंपेयर में, महिलाओं की तुलना में वहाँ पे पुरुष कम है। अ डिफिसिट ऑफ मेल इन पॉपुलेशन ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज is attributed to better status of women and an excessively male dominated anti-migration to different parts of the world in the past, यानी कि यूरोप के यानी कि यूरोप के जानने वाले देश में पुरुषों की कमी, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। देखिए जो यूरोप में जो मतलब फीमेल की संख्या ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे जो सेक्स रेशियो थोड़ी अच्छी है, आखिर ये क्या इंगित करता है? हमने बात किया था कि अगर कहीं का जो सेक्स रेशियो वो खराब है तो वो क्या बताता है कि यहाँ की जो वुमेन का स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, या तो अगर कहीं का सेक्स रेशियो अच्छा है तो इसका मतलब कि वहाँ पे सेक्स रेशियो जो अगर अच्छा है तो वुमेन का स्टेटस भी अच्छा है। तो हमने अभी देखा कि जो यूरोप के कंट्री है या रसिया जो है वहाँ पे सेक्स रेशियो अच्छा है, यानी कि वहाँ पे मेल जो है वो माइनॉरिटी में है, तो ये क्या बता रहा है कि वहाँ पे जो फीमेल है उनका स्टेटस काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे जो मेल है वो बहुत पहले, यानी कि वो या तो मतलब रोजगार के लिए वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जा चुके हैं। मतलब पहले क्या होता था ना कि यूरोप वाले जो है वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते थे, तो वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते थे, लेकिन महिलाएं पहले ट्रैवल नहीं करती थी, तो इस वजह से महिलाओं की संख्या अब भी प्रेजेंट टाइम में क्या यूरोप में थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है और वो यूरोप की जो कंट्री है उनमें वुमेन की एक बेटर स्टेटस को शो करता है।
देखिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रूरल अर्बन कंपोजिशन, यानी कि ग्रामीण और नगरीय संगठन। अब हम बात करेंगे कि जैसे हमें दो ही टॉपिक इसमें पढ़ना था। एक तो हमारा था क्या सेक्स कंपोजिशन, यानी कि लिंग अनुपात वाला, यानी कि सेक्स रेशियो के बारे में हमने बात की। दूसरा जो हमारा है वो है रूरल अर्बन कंपोजिशन, यानी कि ग्रामीण नगरीय संगठन। अब इसमें हम बात करेंगे कि अब इसमें हम लोगों को बांटेंगे, गाँव में कौन से लोग रहते हैं, शहर में कौन से लोग रहते हैं। अब यहाँ पे उन सब चीज़ों की बात की जाएगी और इससे पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, अब उसकी भी बात करेंगे। देखिए पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो जनसंख्या है वो दो भागों में विभाजित किया जाता है। किसके आधार पर? या तो किसी भी स्थान के साइज के आधार पर, या तो वहां के बसे हुए लोगों के कार्य के आधार पर। देखिए लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ सेटलमेंट, यानी कि आकार जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है। आकार के आधार पर यहाँ पे होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यानी कि आकार और ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो होगा वो होगा आपका रूरल पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण जनसंख्या, और दूसरा क्या होगा अर्बन यानी कि नगरीय जनसंख्या। यानी कि पूरी दुनिया में अगर हम वहाँ के लोग जो हैं, बसे हुए लोग जो पीपल हैं, अगर उनको हम बांटें, मतलब या तो वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के साइज के आधार पर, या तो वो किस कार्य में संलिग्न है, यानी कि कौन सा व्यवसाय वो कर रहे हैं, अगर इन दोनों बेस पे हम अगर लोगों को बांटेंगे तो हमें दो चीज़ें निकल कर आती है। पहली चीज़ क्या आती है, या तो वो रूरल पॉपुलेशन होंगे या वो अर्बन पॉपुलेशन होंगे, यानी कि या तो ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी होंगे या तो वो शहरी क्षेत्र के रहवासी होंगे। अब ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी क्या होते हैं और शहरी यानी कि नगरीय क्षेत्र के जो रहवासी हैं ये कौन से हैं? तो हम बात कर लेते हैं, आइए कि देखिए जो ग्रामीण है और जो शहर में है दोनों में अंतर क्या है। देखिए जो गांव के लोग होते हैं वो मेनली कौन कौन से कार्य करते हैं, वो ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही रहते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, यानी कि वो पशु चारवाहक होते हैं, यानी कि वो पशु को चराने जाते हैं, उससे दूध निकालने वाला काम, डेयरी वगैरह वाली जो चीज़ें होती है वो पहली चीज़ ये हो सकती है। दूसरा ये कि वो कृषि कार्य में संलिग्न हो सकते हैं, या तीसरी ये हो सकती है कि वो हाथ से बनाने वाली जो भी चीज़ें हाथ से बनती है उन सब कार्यों में वो मतलब हो। यानी कि अगर आप देखे होंगे तो क्या होता है कि जो हाथ से भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, यानी कि अगर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं। तो हाथ से बनाने वाली चीज़ों को भी, जैसे हथकरघा वाली एक चीज़ होती है जिससे आप चरखा वगैरह होते हैं, तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। तो वो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो भी लोग हैं वो होते हैं ग्रामीण जनसंख्या। और साइज़ के आधार पर बात करेंगे तो साइज़ के आधार पर गाँव जो होते हैं वहाँ पर कम लोग देखने को मिलते हैं, शहर में ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे, और गाँव में क्या होता है कि कम लोग देखने को मिलेंगे, और वो भी कम लोग देखने को मिलेंगे लेकिन काफ़ी दूर दूर देखने को मिलते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि दूर दूर बिखरे हुए पड़े होते हैं वो गांव में। और शहर में क्या होता है कि वो काफी कंजस्टेड होता है, यानी कि शहर के लोग जो होते हैं वो बहुत ही पास पास देखने को मिलते हैं, एकदम कंजस्टेड एरिया होता है उनका। और क्या होता है कि ये ज्यादातर सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज में ये नहीं होते, ये सेकेंडरी टर्सरी या क्वाटनरी एक्टिविटीज में ही ये ज्यादातर सम्मिलित होते हैं अर्बन पॉपुलेशन के लोग। देखिए रूरल पॉपुलेशन दिया है, तो रूरल पॉपुलेशन अगर है तो थोड़ा सा इस पे हम पढ़ लेते हैं क्या चीजें हैं। देखिए द रूरल पॉपुलेशन कंजिस्ट ऑफ स्मॉल साइज्ड सेटलमेंट स्कैटर्ड आउट द कंट्री साइड रूरल एरियाज दोज वेयर पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या होते हैं आकार की, यानी ग्रामीण जनसंख्या वो होते हैं जो आकार की, देखिए ग्रामीण जनसंख्या छोटे आकार की होती है, होना चाहिए यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अच्छा एक मिनट, ये आपका छोटे आकार का होगा। ग्रामीण जनसंख्या छोटे आकार की होती है और यहाँ की बस्तियां बिखरी होती है। ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जहाँ के लोग प्राथमिक गतिविधियों में लगे हुए होते हैं। तो हमने बात की ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जो जनसंख्या होती है वो कम होती है, छोटी आकार की होती है, यानी कि वहाँ की जनसंख्या छोटी आकार का मतलब होता है कि वहाँ पे कम लोग रहते हैं। यानी कि अगर उनकी जनसंख्या को एक पास में इकट्ठा किया जाए तो वहाँ पे काफ़ी कम लोग देखने को मिलेंगे, यानी काफ़ी छोटा सा एरिया वो होल्ड करेंगे, बट एक्चुअल में वो काफ़ी बड़े एरिया में रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज में होते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कार्य करने के लिए ना आपके
पास ज़मीनें होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी में आप एग्रीकल्चर करेंगे या हो सकता है पशुचारण के लिए जाएँ तो पशुचारण के लिए भी आपको ज़मीनें होनी चाहिए। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले लोग जो होते हैं वो स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि दूर दूर बिखरे हुए पड़े होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो आकार में छोटे होते हैं, यानी कि उनकी जनसंख्या कम होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जहाँ के लोग प्राथमिक गतिविधियों में लगे हुए होते हैं, यानी कि वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो प्राथमिक व्यवसाय होता है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वहाँ के लोग ज़्यादातर लगे हुए होते हैं। यानी कि उनका मुख्य कार्य क्या हो सकता है, कृषि करना या तो पशुचारण करना या दूध निकालना, यही सब उनका मुख्य कार्य होता है। अब हम बात करेंगे अर्बन पॉपुलेशन क्या होता है। अर्बन पॉपुलेशन यानी कि अर्बन पॉपुलेशन इज वन दैट लिव इन large size settlement scattered over the countryside. Urban areas are those where majority of the working population is engaged in non primary activities. यानी कि हिंदी में देख लीजिए, शहरी जनसंख्या वह होती है जो निवास करती है बड़े आकार की बस्तियां अर्थात कस्बे और शहरी क्षेत्र वे जहां बहुसंख्यक लोग गैर प्राथमिक कार्य गतिविधियों में संलग्न हैं। यानी कि शहरी जनसंख्या क्या होती है, शहरी जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जहाँ के लोग क्या होता है ना कि जो प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है उसमें नहीं होते हैं, यानी कि वो कृषि जैसे कार्य नहीं करते हैं। यानी कि ज़्यादातर जनसंख्या यानी कि मोर देन 75 जो वहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये होगी शहर जो अर्बन पॉपुलेशन है इसकी डिफिनेशन। दूसरी चीज़ क्या होगी कि वो लोग मतलब नगरों में कस्बों में बस रहते हैं या नगरों में बसते हैं और उनकी जो जनसंख्या होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, और वो मतलब जैसे यहाँ पता है स्पार्सली पास्ड होते हैं, लेकिन ये स्पार्सली नहीं होते, ये काफ़ी पास बसे हुए होते हैं, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज में होती नहीं है तो उन्हें कृषि वगैरह से कोई मतलब होती नहीं, तो बहुत ज़्यादा ज़मीन इनके पास होती नहीं है, बस घर होता है, घर के लिए जितनी ज़मीन होती है बस उतनी ज़मीनें होती हैं ज़्यादातर। तो शहर के लोग क्या होते हैं कि वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नहीं होते हैं, वो सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टनरी या क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होते हैं। अच्छा, अभी आप सोच रहे हैं कि सर प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ाए नहीं, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, क्वाइनरी, तो अभी इस चैप्टर के बाद जब हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हमारा जो चैप्टर आने वाला है ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद हम चलेंगे तो हमारा वहाँ से इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर स्टार्ट होगा, तो वहाँ से हम चीज़ों को ना प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें और भी इन सब चीज़ों को आपको क्लियर करती जाएगी। तो आइए, अच्छा पहले देखिए अब आखिर रूरल अर्बन कंपोजिशन की क्या जरूरत आ गई, आखिर पूरे मतलब लोग तो रह ही रहे थे, तो आखिर ऐसी जरूरत क्या आ गई, मतलब ऐसा क्या दिखाना पड़ गया कि अब हमें लोगों को दो भागों में बांटना पड़ गया। तो दो भागों में अगर लोग बटे भी हैं तो आखिर हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ें। तो इसके पढ़ने का जो हमारे सबसे बड़ा रीजन है, जानते क्या है, क्योंकि जो लोगों का रहन सहन है ना, गाँव के लोगों का रहना सहना थोड़ा दूसरे तरीके का है, शहर के लोगों का रहन सहन थोड़ा दूसरे तरीके का है। गाँव के लोग जो होते हैं वो दूसरे प्रकार के कार्यों में हैं, शहर के लोग दूसरे प्रकार कार्यों में हैं। गाँव में कम लोग हैं, उनका मतलब हर चीज़ जो उनका स्टेटस है, तो अगर जब तक हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आखिर उनका जो कहते हैं ना सोशल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। तो उनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत हो जाता है कि शहर के लोग अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो क्यों ना सबको शहर की तरह ही बसा दिया जाए। क्योंकि आखिर आप भी सोचिए ना कि अगर शहरों की लाइफ स्टाइल ज़्यादा अच्छी है तो लोगों को शहर की तरफ ही कर दिया जाए, पूरा शहर ही बना देते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन गाँव आज भी है, यानी कि गाँव की भी तो कुछ विशेषता होगी। तो गाँव की क्या विशेषता होती है, गाँव भी किसी मामले में हो सकता है अच्छे हो, तो इसलिए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि आखिर दोनों चीज़ों से क्या फायदा है और दोनों एक दूसरे के कैसे पूरक है, यानी कि कैसे एक दूसरे की जो बेसिक नेसेसिटीज है कैसे फुलफिल किया जाता है। तो उन सब चीज़ों को हम मतलब उन सब चीज़ों को मतलब पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें इस चीज़ को यहाँ पे लाना पड़ा कि रूरल अर्बन कंपोजिशन को आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए क्या है, दिस डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल एंड अर्बन लाइफ styles differ from each other in terms of their livelihood and social condition। यानी कि यह विभाजन आवश्यक है, यानी कि यह जो विभाजन है वो आवश्यक है, यानी कि रूरल अर्बन कंपोजिशन जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि गांव और नगर के जो जीवन है, जो आजीविका यानी कि रहन सहन का तरीका है, सामाजिक दशा जो समाज है में एक दूसरे से अलग हैं।
अब आप जैसे समझिए कि गांव के लोग क्या होते हैं, गांव के लोग ना मतलब उनका एक अलग होता है कि भाई हम खुली हवाओं में सांस लेना पसंद करते हैं। तो गांव के लोग आप देखेंगे ना घर में कम रहते हैं, घर के बाहर वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। जबकि शहर के लोग क्या होते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया से उतना मतलब नहीं रहता है, वो ज्यादातर घर में रहते हैं, अपना टीवी चालू करके देखते हैं। गांव में क्या होता है, गांव में थोड़ा सा आपको आपसी प्रेम पूरी ज्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है गांव में अगर किसी एक लोग को प्रॉब्लम होती है तो वो पूरा मतलब जो गांव होता है वो सब लोग उनके यहाँ चले जाते हैं, उस जो प्रॉपर एक व्यक्ति है जिसके ऊपर वो मुसीबत आई है उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन शहरों में क्या ये चीज है, शहर में क्या होता है कि आप एक ही घर में रह रहे हो लेकिन अगले को क्या हो गया उससे आपको मतलब नहीं होता। तो दोनों का रहन सहन का तरीका ना थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमें यहाँ पे इस चीज को पढ़ने की जरूरत पड़ी। The age, sex, occupational structure, density of population and level of development vary between rural urban। यानी कि और क्या हो सकता है, जो एज और सेक्स ऑक्यूपेशनल है यानी कि आयु लिंग व्यवसायिक संरचना, आयु यानी कि देखिए ये पूरा एक ही टर्म्स है, एज सेक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि आयु लिंग व्यवसायिक संरचना, यानी कि जो उम्र है, जो लिंग है और जो व्यवसाय है, इन सबका जो मतलब संरचना है, जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है गांव और क्षेत्रों में, दोनों में अलग अलग है। गांव के लोग जो होता है एज में क्या होता है, वो उम्र में थोड़े से क्या होता है ना कि वो ज़्यादा टाइम तक जीते हैं, मतलब उनका जो जीवन काल होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। गांव के लोगों में क्या होता है कि वो थोड़े से लचीलापन होता है एज कम्पेयर टू सिटीज़ में। क्या होता है कि सिटीज़ के लोग थोड़े से पॉल्यूशन वगैरह की वजह से उनके अंदर थोड़ी सी बीमारियां वगैरह आने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं, तो उनका थोड़ा सा जो एज होता है वो कम होता है, उनके अंदर थोड़ा सा लचीलापन कम होता है क्योंकि वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वगैरह में नहीं होते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कार्य करने से क्या होता है ना कि आप जो मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहते हैं। जबकि शहरों में ये चीज़ें थोड़ी सी कम होती है, शहरों में आज थोड़े से जिम वगैरह हो गए तो लोग जिम वगैरह भले ही जाते हैं तो अपने आप को फिट समझते हैं, बट शहरों में पॉल्यूशन भी तो है। तो शहर और गांव की पहली चीज तो ये हो गई कि उनका जो एज है वो थोड़ा सा अलग होता है। सेक्स के कंपेयर में भी थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलती है गांव और शहर में। सेक्स के बारे में अगर आप देखेंगे यानी कि सेक्स का मतलब यहाँ पर लिंग से है, तो लिंग में भी देखिए अनुपात देखने को मिलता है। जो गांव के लोग होते हैं वो थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारी अगर बेटी पैदा हो गई तो ये तो हमें कमा के खिलाएगी नहीं, बेटा अगर हुआ तो वो हमें कमा के खिलाएगा। तो उनकी थोड़ी सी ना जो मेंटल होता है वो इफेक्ट पड़ता है। गाँव के लोगों की जो सोच होती है वो थोड़ी सी मतलब पढ़े लिखे तो थोड़ा सा कम होते हैं एज कम्पेयर टू सिटीज, ऐसा मतलब है। अगर आप देखेंगे तो गाँव में आज भी जो वुमेन का स्टेटस है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आज भी गाँव में थोड़ा सा वुमेन्स क्या कहते हैं ना मतलब महिला उत्पीड़न वाली समस्या आज भी देखने को गांव में मिलती है, यानी कि वुमेन वायलेंस आज भी गांव में आपको देखने मिलता है। बट सिटी में ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो गई है। ठीक होने का रीजन ये है कि सिटीज़ क्या है, सिटीज़ में थोड़ी सी बेटर एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ पे लोग पढ़ने लिखने में थोड़े से ज़्यादा तैयार रहते हैं। बट गाँव में क्या होता है, गाँव में थोड़े से लोग पढ़े लिखे कम होते हैं इस कंपेयर। बट आज गाँव थोड़ा सा मतलब इन सब चीज़ों में डेवलप कर रहा है, तो आज थोड़ी सी ये चीज़ें कम हुई हैं और आने वाले समय में ये चीज़ें और भी कम हो जाएंगी। तीसरा चीज़ क्या है कि ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि व्यवसाय। गांव के लोग, मैंने बात की कि गांव के लोग क्या होते हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही होते हैं, और शहर के लोग क्या होते हैं वो सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी या क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का घनत्व में भी थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलती है। गांव के लोग मैंने बताया कि थोड़े से स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि दूर दूर बिखरे होते हैं। जबकि शहर के लोग क्या होते हैं, शहरों के लोगों में क्या होता है कि वो काफ़ी पास पास होते हैं। तो जहाँ के लोग पास पास में रहेंगे वहाँ की डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जबकि जहाँ के लोग दूर दूर रहेंगे वहाँ की डेंसिटी कम होगी। तो देखिए गाँव के लोगों में क्या होती है कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है एज विलेज की वो थोड़ी कम होगी, और शहरों में क्या होता है जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है। और क्या लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी वेरी करता है बिटवीन रूरल एंड अर्बन, यानी कि जो कहते हैं ना कि डेवलपमेंट का जो स्तर है वो गांव और शहरों में थोड़ी सी भिन्नता भी है। जैसे कि शहर के लोग क्या होता है थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू गांव। शहरों में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, उनके पास इनकम के सोर्सेज ज़्यादा है, तो वो थोड़े से ज़्यादा डेवलप मानते हैं। देखिए डेवलप्ड दोनों हैं अगर अपने अपने तरीकों में देखें तो। डेवलपमेंट का जो मेरा अपना मानना है, डेवलपमेंट का मेरा मानना है कि अगर आप खुश हैं तो आप डेवलप्ड हैं। तो गाँव के लोग भी खुश हैं, शहर के लोग भी खुश हैं। बट यहाँ पर थोड़ी सी डेवलपमेंट का बात आता है ना कि लाइफ स्टाइल से जुड़कर आता है, यानी कि आप किस प्रकार के घर में रह रहे हैं। यानी कि अगर आप बड़े घर में हैं तो आप ज़्यादा डेवलप्ड हैं, अगर आप छोटे घर में तो ये कम डेवलप्ड हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप खुश हैं, आप किसी भी टाइप के घर में रहे तो आप डेवलप्ड हैं। खुश रहना ज़्यादा जरूरी है। और क्या है कि अगर गांव के लोग थोड़े से बीमार पड़ जाते हैं तो
उनके पास थोड़ा पैसा नहीं होता है, तो वो मतलब बीमारी से भी कई बार मर जाते हैं। तो इस मामले में भी थोड़े से वो अनडेवलप्ड माने जाते हैं कि भाई उनके पास पैसा ही नहीं है। बट सिटीज़ में क्या उनके पास पैसा है, तो अपना मतलब इलाज वगैरह करा कर मतलब थोड़े से बच जाते हैं। तो उनके पास वो अपने आप को डेवलप समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम डेवलप्ड हैं। और क्या होता है कि गाँव में कच्चे घर देखने को मिलते हैं और शहर में पक्के घर देखने को मिलते हैं। तो पक्के घर को ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है, कच्चे घर को डेवलप नहीं माना जाता है। अब ऐसा क्यों है? देखिए मेरे ख्याल से तो अगर वो कच्चे घर में इंसान खुश है, अगर उसकी ज़रूरतें कच्चे घर से पूरी हो जा रही है तो वो डेवलप्ड है। बट अगर पक्के घर से उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो आखिर वो क्यों रहे? आखिर जबकि ऐसा है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि कच्चे घर पक्के घर के कंपेयर में ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि कच्चे घर जो होते हैं वो गर्मी में गर्मी के रहने लायक होते हैं और ठंडी में वो ठंडी के रहने के लायक होते हैं। यानी कि कच्चे घरों का क्या होता है ना कि वो गर्मी के टाइम में वो ठंडे होते हैं और ठंडी के टाइम में वो गर्म होते हैं। जबकि पक्के घर में गर्मी के टाइम में वो छत जलने लगता है और ठंडी के टाइम में क्या होता है कि छत गलने लगता है, और मतलब वो चीज़ें होती हैं। तो जो जिस माहौल में रहता है मेरे हिसाब से वो डेवलप्ड है। बट अगर यहाँ पे है कि मतलब ये एक लेवल दिखाया गया है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी दोनों में वेरी करता है। एक बार हिंदी में देख लीजिए, आयु लिंग व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व और विकास का स्तर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच भिन्न होता है। तो पहली चीज तो देखिए, एक चीज तो यहाँ पे ये हो गई। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, पूरे वर्ल्ड के कंपेयर में एक एग्जाम्पल दिया गया है और एग्जाम्पल के साथ साथ ये देखता है कि पूरी दुनिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको निकल कर आ रही है कि क्या, एक तो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव क्या पड़ा और एक एग्जाम्पल के रूप में दोनों चीज़ों पे आप इसको देख के चल सकते हैं। देखिए इन वेस्टर्न कंट्रीज, देखिए पहली चीज़ ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अर्बन थोड़े से ज़्यादा, मतलब अर्बन पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू एशियन कंट्री जो है। वहाँ पे क्या होता है कि जो यूरोप की कंट्रीज़ है ना वहाँ पे थोड़ी सी अर्बन सिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एशिया। अब ऐसा क्यों है? देखिए इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल आउट नंबर्स फीमेल इन रूरल एरियाज एंड फीमेल्स आउट नंबर्स द मेल्स इन अर्बन एरियाज। इन कंट्रीज लाइक नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया द केस इज रिवर्स। यानी कि पश्चिमी देशों में क्या है कि जो महिलाएं हैं, पश्चिमी देशों में यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूरोप की कंट्रीज है, वहाँ पे महिलाओं की संख्या जो है वो शहरों में ज़्यादा है और गांव में कम है। जबकि जो पुरुषों की संख्या है अभी तक पश्चिमी देशों की बात चली है, जो पश्चिमी देश है वहाँ पे महिलाओं की जो संख्या वो शहर में ज़्यादा है और गाँव में कम है, और जो पुरुषों की संख्या वो गांव में ज़्यादा है और शहर में कम है। जबकि हमारे नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चाइना, इन सब देशों में क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पे गांव में महिलाएं ज़्यादा रहती है और शहर में पुरुष ज़्यादा रहते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक देखिए ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वहाँ पे क्या होता है कि जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर होती है, देखिए गांव में ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, तो एग्रीकल्चर जो होती है वो गांव में होगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी यही चीज़ होगी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हुआ कि मेल क्यों आखिर गांव में ज़्यादा रहते हैं और फीमेल शहर में क्यों रहते हैं? तो मेल क्या, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या है कि वो थोड़ी सी डेवलप्ड हो चुके हैं। डेवलप्ड की वजह से वहाँ पर जो खेती होती है, जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है, वो मशीनरीज एक्टिविटीज़ उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि मशीन से खेती वहाँ पर की जाती है। अब मशीनरी एक्टिविटीज़ उसमें हो रही है तो फीमेल थोड़ा सा क्या होती है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहती हैं, और मेल जो होते हैं मशीनरी एक्टिविटीज़ में थोड़े ज़्यादा रहते हैं, मतलब इंगेज रहते हैं। और फीमेल वहाँ पे जो मेल होते हैं वो थोड़े से मस्कुलर वगैरह भी होते हैं, तो मस्कुलर वगैरह होने की वजह से भी वो एग्रीकल्चर में थोड़ा सा जाते हैं। जबकि फीमेल्स क्या है, फीमेल्स वो शहर में इसलिए रहती हैं क्योंकि वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में काम करती हैं, मतलब ऐसे काम जिसमें उनका मस्कुलर चीज़ें न इन्वॉल्व हो, केवल ब्रेन का ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पे लगती हो, तो वो उन सारी चीज़ों में होती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो मेनली ऑक्यूपेशन के आधार पे वहाँ भी है, ऑक्यूपेशन वहाँ का ऐसा है कि फीमेल वहाँ पे शहरों में है और मेल क्या है वहाँ पे गाँव में है। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है या एशिया में क्या है, पूरी एशिया की भी बात कर लें, आप इंडिया की बात करें, इंडिया, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बात करें, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में फीमेल जो होती हैं एक अहम रोल अदा करती हैं। यहाँ पे मतलब फीमेल का जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि कृषि में यहाँ पे फीमेल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर कोई भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, पशुचारण वगैरह में फीमेल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो इस वजह से इंडिया और चाइना, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों में हालात बिल्कुल उल्टा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। एक बार हमने ये लाइनें पढ़ी, एक बार इसको हिंदी में देखिए कि पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। यानी कि पश्चिमी देशों में क्या है, पुरुषों की संख्या अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से, और शहरी
क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जबकि नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में मामला उल्टा है। द एक्सेस ऑफ फीमेल इन द अर्बन एरियाज ऑफ 0.3 Canada and Europe is the result of influx female from rural area to avail the वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। यानी कि वही चीज़ मैंने बताई कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में रोजगार पाने के लिए महिलाओं की आमद का परिणाम है। देखिए मतलब यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि यूएसए, चाइना, यूएसए, कनाडा वाले जो देश हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो वुमेन होती है ना वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले कार्य नहीं करना चाहती हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का कार्य न करने की वजह से वो कहाँ जाती हैं, वो सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टररी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहती हैं, जिस वजह से वो गाँव का क्षेत्र छोड़कर शहरों में बसना चाहती हैं। इस वजह से यूएसए, कनाडा वाले देशों में क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज देख लेंगे आप, तो महिलाएं क्या होती है वो शहरों में ज़्यादा निवास करती हैं एज कम्पेयर टू विलेज। देखिए आगे क्या है कि फार्मिंग इन दीज डेवलप्ड कंट्रीज इज हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जली मेल ऑक्यूपेशन। यानी कि इन विकसित देशों में खेती अत्यधिक यंत्रकृत है और मुख्य रूप से पुरुषों का व्यवसाय बना है। अब कृषि अगर कहीं पे ज़्यादा मशीन से होगा तो क्या होगा, मशीन वगैरह थोड़ा सा वुमेन्स वगैरह को चलाने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा मतलब वो उतनी मस्कुलर नहीं होती हैं, जिस वजह से मशीन वगैरह को कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट अगर कोई भी मशीन ऐसी है जो कि कंप्यूटराइज्ड है या सॉफ्टवेयर से, तो वो उसमें भी होती है। लेकिन कृषि में ज़्यादातर वो मशीनरी इन्वॉल्व होती हैं जो कि मस्कुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आपको ट्रैक्टर चलाना हो तो ट्रैक्टर वगैरह के लिए आपके पास मस्कुलर एक्टिविटीज़ थोड़ी सी होनी चाहिए। तो इसलिए जो क्या होता है ना कि विकसित जो देश है वहाँ पे जो मशीनरी एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है कृषि में, और इस वजह से जो फीमेल है वो मतलब कृषि वगैरह में नहीं है, और कृषि अगर वगैरह में नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया में जिस प्रकार के कार्य मेल करते हैं, यानी कि बाहर जाकर, यानी कि अपना घर छोड़कर जो बाहर के कार्य हैं वो करने के लिए वहाँ पे फीमेल ज़्यादा मतलब एक्टिव हो गई। सेक्स रेशियो इन एशिया अर्बन एरियाज रिमेन्स मेल डोमिनेटेड ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल माइग्रेशन। यानी कि पुरुष प्रवासन की प्रबलता के कारण एशियाई शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात पुरुष प्रधान बना हुआ है। यानी कि हमारे एशिया में क्या है, या हमारे देश में या हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो काम है, जो कार्य करने के लिए, जो व्यवसाय करने के लिए या रोजगार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो मेल हैं ये ज़्यादातर ना क्या करते हैं कि ज़्यादा सक्रिय रहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं, जिस वजह से इंडिया या एशिया की जो भी कंट्री है यहाँ पे मेल का थोड़ा सा डोमिनेंस ज़्यादा है। और मेल का डोमिनेंट होने की वजह से क्या है ना कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, मेल का डोमिनेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि सेक्स रेशियो जो है यहाँ पे थोड़ा सा महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि हिंदी में अगर आप देखेंगे तो पुरुष प्रवासन की प्रबलता के कारण एशियाई शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात पुरुष प्रधान बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे मेल जो है वो ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। यानी कि यहाँ का सेक्स रेशियो थोड़ा सा सही नहीं है फीमेल के लिए। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, of job opportunity and lack of security in cities discourage the women migration from rural to urban areas। अब क्या है कि एशिया में क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ी सी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है फीमेल को लेकर, और क्या होता है यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, या तो लैक ऑफ सिक्योरिटीज इन सिटीज़ है। यानी कि जो महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है लोगों का शहरों में वो थोड़ा सा जो एशिया के देश है वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं है। तो यहाँ पे महिलाओं के ऊपर थोड़ा सा मेल का डोमिनेंस ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे महिलाएं जो है वो बाहर कार्य करने नहीं जाती है, और वो ज़्यादातर अपने घर में ही रहती हैं या अपने गाँव में रहती हैं, और वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रहती है। और जिस वजह से एशिया का जो सेक्स रेशियो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। यानी कि पूरे गाँव, एशिया में अभी थोड़े से गाँव ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप की कंट्री में। तो हम ओवरऑल देख सकते हैं कि जो गाँव होती है, गाँव का जो सेक्स रेशियो है वो सिटीज़ के कंपेयर में थोड़ी सी अच्छी नहीं है। बाकी आज के लिए हम यहीं पे अपना चैप्टर समाप्त करते हैं। आज हमने देखिए ये वाला टॉपिक हमारा आज शुरू हुआ, आज ही खत्म हो गया। आज हमने क्या पढ़ा है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है, यानी कि जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के बारे में हमारे सिलेबस में तो वैसे
चीज़ें तो बहुत कुछ थी, ठीक है, हम चाहते तो बहुत विस्तृत रूप से इस पर बात कर सकते थे, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़नी थी यहाँ पे, तो 2 चीज़ों को हमने पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, और इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना वो हम मतलब अभी कराएंगे, ठीक है। अभी पूरा पहले एक बार इस बुक को अच्छे से ख़त्म कर लेते हैं, जब खत्म हो जाएगा तो चीज़ें हमें रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। जब हम पढ़ ही नहीं रहेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन के दम पर हम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है। तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। अगला जो टॉपिक हम लाएंगे वो भी यूनिट 2 का ही, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। अगले टॉपिक में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज यहीं पे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।